प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाचक्रवात अम्फन से प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। पश्चिम बंगाल को 1000 और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की सहायता। पीएम मोदी ने पुनर्वास, पुनर्निर्माण और हालात बहाली के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आर्थिक नीति के मामले में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अगले 10 महीने तक सभी विकल्प खुले। विशेष साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा, सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार उठा रही है कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किया ग्रहण। कहा, कोविड-19 का भारत सक्रियता के साथ कर रहा है मुकाबला। भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों का मिलकर सामना करने का दिया आश्वासन। कोविड-19 पर अधिकार प्राप्त समूह ने कहा, समय पर लॉकडाउन लगाने के कारण संक्रमित मामलों और मौत के आंकड़ों पर लगी लगाम। लॉकडाउन के कारण करीब 2 लाख लोगों की जान बची, 70 लाख लोगों को संक्रमित होने से बचाया गया। 12 मई से देश में चल रही विशेष ट्रेनों के लिए रेलवे ने नियमों में किया बदलाव। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक किया गया। 2300 श्रमिक ट्रेनों के जरिए गुरुवार रात से 31 लाख से ज्यादा मजदूरों को पहुंचाया गया घर। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी। सक्रिय मामलों की संख्या 66,330 पहुंची। 48,533 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। 3,853 लोगों की हुई मौत। विश्व में कोरोना का मामले 52 लाख के पार पहुंचे। 3.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में अमेरिका के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले। और कराची के रिहायशी इलाके में विमान दुर्घटनाग्रस्त। 80 से ज्यादा लोगों की मौत। पीएम मोदी ने की मृतकों के प्रति जताई संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। पीएम ने दोनों राज्यों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। तत्काल 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं, पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके ओडिशा के विकास की यात्रा में और इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगी। तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात अम्फन की तबाही से जूझ रहे राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने दोनों राज्यों के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला पड़ाव था पश्चिम बंगाल, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बाबुल सुप्रियो, प्रताप चंद्र सारंगी और देबाश्री चौधरी भी मौजूद रहे। हवाई सर्वेक्षण के दौरान ये दोनों नेता भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने राहत और बचाव कार्य के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की और राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए की तत्काल राहत पैकेज की घोषणा की। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लोगों को संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने
प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी, जिनके नेतृत्व में चलाए गए अभियान से जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सका है। ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल कोरोना महामारी और भीषण तूफान जैसी दो बड़ी चुनौतियों से एक साथ जूझ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। इसके बाद प्रधानमंत्री तूफान से हुई तबाही की समीक्षा के लिए ओडिशा रवाना हो गए। भुवनेश्वर पहुंचने पर राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों का दोनों नेताओं के साथ हवाई सर्वेक्षण किया। समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए के तत्काल राहत पैकेज का ऐलान किया। लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहेबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है और बाकी आवश्यकताएं एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद, रिहेबिलिटेशन की पूरी योजना बनने के बाद भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके ओडिशा के विकास की यात्रा में और इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में राज्य प्रशासन को समय पर कार्रवाई के लिए बधाई दी। जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं इंस्टीट्यूशनलाइज हुई हैं, गांव तक नागरिकों को क्या करना है ऐसे संकट के समय, इसकी भली भांति जानकारी होने के कारण यहाँ जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसके लिए उड़ीसा के नागरिक, उड़ीसा का प्रशासन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू, उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस साल प्रधानमंत्री मोदी की पश्चिम बंगाल की ये दूसरी यात्रा थी। इससे पहले साल की शुरुआत में पीएम मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ में शामिल हुए थे और बेलूर मठ भी गए थे। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है, जिसके तहत किसान अपनी फसल देश भर में किसी भी खरीदार को बेच सकते हैं। दूरदर्शन को दिए विशेष साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अगले 10 महीनों तक सभी विकल्प खुले रहेंगे। See it as lockdown being in place even now, the economy and its restart, we can give all these packages, but it still means workers have to get back to work. Are they all going to be migrant, or are they going to be local workers substituting for the migrant workers? And when the workers come back, how is it that the companies are going to readjust with them? So there are lots of questions of adjustment, of restarting. So we'll have to wait for it. I will keep all my options open so that the next 10 months goes with a reassurance that the government is there ready to help. वित्त मंत्री ने कहा कि हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया के लिए दरवाजे बंद कर दें। We have to be self-reliant. Many of what we now import should be possibly made within the country. But that doesn't mean that we are saying we are going to be inward looking. That doesn't mean that we say we don't want anything at all from outside. We'll still have to import those intermediary goods which help us produce
both for the country itself and also for exports. So, and also, we still have to export. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। हर्षवर्धन ने जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक जताया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद अपनी टिप्पणी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न मौजूदा संकट से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत बनाने और साझा प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कार्यकारी बोर्ड में भारत द्वारा नामित व्यक्ति को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर 194 देशों के विश्व स्वास्थ्य निकाय ने मंगलवार को हस्ताक्षर किया। पिछले साल WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समूह के कार्यकारी बोर्ड में 3 साल के लिए भारत के प्रतिनिधि का सर्वसम्मति से चुनाव करने का फैसला किया गया था। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी से 24 घंटे महामारी से जूझ रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सों, डॉक्टरों और पत्रकारों को एक स्टैंडिंग ओवेशन देने का आह्वान किया। May I ask you all to give a standing ovation to all those frontline health workers who are risking their lives for the rest of the world, for our doctors, for our nurses, for our paramedics, for our hospital and sanitation staff, for our journalists, for our airport and security personnel, and for our army, police and paramilitary forces, and all those mothers of the COVID warriors who let their children take the risk of stepping out. We salute their dignity, their determination and their dedication. Give them a standing ovation, my friends, by clapping loud and clear, by wishing them good luck and good health. I seek your love, your association and your cooperation in my future endeavors at the WHO. केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से देश की बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचाया जा सका है। सरकार ने एक अध्ययन का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि देश में लॉकडाउन की वजह से सरकार करीब 2 लाख लोगों की जान बचा पाई है और 70 लाख लोगों को कोरोना से संक्रमित होने से बचाया जा सका है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। इन लोग ने भी एस्टिमेट किया है, 2 सिनेरियोज लिए हैं कि रिप्रोडक्शन रेट कैसे चेंज हो रहा है। उसके बेस पे इनके जो आंकड़े आ रहे हैं 36 लाख से 70 लाख के केसेस हो सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता। दूसरा, फिर हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था। इन लोग ने भी एस्टिमेट्स किए। इन लोग ने डेथ पे फोकस किया है, तो डेथ रेट के हिसाब से इनके हिसाब से ये जो आ रहा है करीब 78,183 डेथ्स अवॉइड किए हैं। 2 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ब्रॉडली ये बता रहे हैं कि करीब 23 लाख केसेस को अवॉइड किया है। मतलब जो अभी हमारे जो आंकड़े हैं उससे उसके जगह पे 23 लाख और बढ़ता, और डेथ्स थे करीब 68,000 और होते कंपेयर टू 3,000 और जो हमारे हैं। और केंद्र सरकार ने कहा कि देश में डायग्नोस्टिक किट का निर्माण शुरू हो गया है। अगले 6 से 8 सप्ताह में रोजाना 5 लाख किट बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा ICMR ने वायरल कल्चर तैयार किया है। अपने जो डायग्नोस्टिक किट बनने शुरू हो गए हैं, 4, 5, 6, 7 कंपनीज ने बनाने शुरू कर दिए हैं। और हमारी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है अगले 6-8 हफ्ते के अंतर्गत 5 लाख डेली किट्स की संभव होने वाली है। इस स्पीड से ये इंडिजिनस है, जो कभी था ही नहीं, वो हो गया। वायरस को कल्चर किया ICMR ने, उसी वायरस को लेके अब वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़ गए हैं। कम से कम 5 कंपनीज हैं और कम से कम 4, 5, 6 हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि नेशनल लेबोरेटरीज में आज जूझ रहे हैं और 24/7 मेहनत कर रहे हैं कि हम वैक्सीन की लड़ाई में सबसे आगे रहें, अग्रसर हों और करके दिखाएं। ड्रग ट्रायल्स हुए हैं, सॉलिडारिटी ट्रायल WHO का है, वो चालू हो गया है। फ्लेविपिरावीर एक दवाई है, ओरल है दवाई, उसका ट्रायल हो गया है। एक फाइटोफार्मास्यूटिकल है, इंडिजिनस है, देश में बना, उसका ट्रायल शुरू हो गया। ऐसे और भी ट्रायल चालू होंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि 21 मई तक कोविड-19 के मामले केवल कुछ राज्यों, शहरों और जिलों तक सीमित रह गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के लगभग 80% मामले सिर्फ 5 राज्यों से आ रहे हैं। एक्टिव केसेस जो कल थे, तो 80% सिर्फ 5
प्रदेशों में थे, सिर्फ 5, और 90% 10 में थे, बाकी 10% बाकी 20 जगह पे भी स्टेट में थे। उससे भी आगे अगर बढ़े तो स्टेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें अगर आप देखिए तो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज में हमारी जद्दोजहद है। आज 60% सारे केसेस 5 सिटीज में है, 70% 10 सिटीज में है, तो सिटीज तक सीमित रहा, सिटी वाले जिले में सीमित रहा। तो ये सीमित होना भी एक लॉकडाउन में जो एक्शन हुआ है, लॉकडाउन में जो हमने पूरी अपनी मेहनत लगाई सबने और एक माहौल बदला वायरस के ट्रांसमिशन का, ये उसको दर्शाता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वे सामुदायिक रेडियो को टीवी चैनलों के बराबर लाने के लिए विज्ञापनों हेतु एयर टाइम मौजूदा 7 मिनट प्रति घंटा से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटा करने के लिए उत्सुक हैं। जावड़ेकर एक विशिष्ट पहल के तहत एक ही समय प्रसारण करते हुए समस्त सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जहां एक ओर सामुदायिक रेडियो की स्थापना के दौरान होने वाले खर्च का 75% मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है और उसमें प्रमुख खर्च शामिल होते हैं, वहीं दैनिक परिचालन के खर्च स्टेशन द्वारा वहन किए जाते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को विज्ञापन के लिए 7 मिनट प्रति घंटा एयर टाइम की अनुमति होती है, जबकि टीवी चैनलों को 12 मिनट के एयर टाइम की इजाजत मिलती है। ये प्रसारण शुक्रवार साढ़े 7 बजे और 7:30 बजे के बीच 2 समान स्लॉट्स में हुआ है। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वो समस्त रेडियो स्टेशनों को समान समय प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं, ताकि उन्हें निधियों की मांग करने की आवश्यकता न हो और स्थानीय विज्ञापनों का प्रसारण सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर किया जा सके। साथ ही सामुदायिक रेडियो पर समाचार बुलेटिन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। साथ ही जल्द ही सामुदायिक रेडियो की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। और रेलवे 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है और ये सारी ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से चलती हैं और यहीं वापस आती हैं। रेलवे ने 12 मई से शुरू 15 जोड़ी एसी रेलगाड़ियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक किया गया। तत्काल सुविधा पहले की तरह इन रेलगाड़ियों में उपलब्ध नहीं होगी। वेटिंग लिस्ट वाले सफर नहीं कर सकते, जबकि आरएसी वाले यात्रा कर सकते हैं। टिकट का पहला चार्ज 4 घंटे पहले और दूसरा 2 घंटे पहले जारी होगा। पहले ये चार्ज 30 मिनट पहले जारी होता था। टिकट की बुकिंग अब ऑनलाइन के साथ साथ पीआरएस, यात्री सुविधा केंद्र और डाकघर से भी होगी। 31 मई और उसके बाद चलने वाली गाड़ियों के लिए सभी नियम 24 मई से लागू होंगे। और लोग लगातार अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में अब 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनें लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई हैं। इन ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग के तहत अब तक करीब 5 लाख से अधिक टिकट बुक हो चुके हैं, जिसमें 12 लाख से अधिक यात्रियों को यात्रा का लाभ मिलेगा। रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रेलवे जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार जो ट्रेनें 1 जून से चलेंगी उनकी ऑनलाइन बुकिंग अब तक 5 लाख से अधिक हो चुकी है, जिसमें 12 लाख से अधिक यात्रियों को यात्रा करने का लाभ मिलेगा। साथ ही जोनल केंद्र चरणबद्ध तरीके से काउंटर खोलने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, ताकि लोगों की जरूरतों को नियमानुसार रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखते हुए पूरा किया जा सके। रेलवे के 1 जून से प्रतिदिन 200 ट्रेनों को चलाने के फैसले में एसी और नॉन एसी दोनों तरह की गाड़ियां होंगी और इनमें सभी तरह के यात्री यात्रा कर सकेंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मामले में रेलवे अपनी पुरानी नीति पर ही श्रमिकों को उनके घर पहुंचाएगी, जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका बनी रहेगी। 21 मई की मध्यरात्रि तक 2317 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 21 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। और वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत आज खाड़ी देशों से 7 विशेष विमानों के जरिए 1000 फंसे हुए भारतीयों की वापसी होगी। 7 उड़ानों में से 4 उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात से और 3 उड़ानें ओमान से भारतीयों को वापस लेकर लौटेंगी। अबू धाबी से कन्नूर के लिए 1 उड़ान, दुबई से कोझिकोड, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के लिए 1-1 उड़ानें निर्धारित हैं। वहीं ओमान के मस्कट से कोची, तिरुवनंतपुरम और बोधगया के लिए विशेष विमान उड़ान भरेंगे। मस्कट बोधगया उड़ान खाड़ी देश से बिहार राज्य के लिए पहली उड़ान होगी। इसके जरिए 150 भारतीयों को स्वदेश वापस लाए जाने की संभावना है।
फंसे हुए कामगारों, चिकित्सा आपात सेवा, गर्भवती महिलाओं, फंसे हुए पर्यटकों और बुजुर्गों को इन विमान सेवाओं के जरिए प्राथमिकता दी जा रही है। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं, उन्हें ही केवल विमान में चढ़ने की अनुमति है। और अगरतला के एमबीबी एयरपोर्ट पर 25 मई से यात्री विमान सेवा शुरू होने वाली है। ऐसे में यात्री परिचालन को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को हवाई अड्डे पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। एयरपोर्ट के निदेशक ने बताया कि यात्रियों के हवाई अड्डे में प्रवेश से लेकर विमान में चढ़ने तक पूरी प्रक्रिया संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस होगी। वेब चेक इन और आरोग्य सेतु ऐप के साथ यात्रियों को केवल दिशा निर्देशों के अनुसार ही हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर को कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए किसी भी कागज को एक टाइम पर 2 लोग हाथ नहीं लगाएंगे। उनका अपना बोर्डिंग कार्ड वो घर से लेके आएंगे, वेब चेक इन थ्रू आएगा, इट कैन बी ऑन मोबाइल ऑल्सो, और अपना टिकट, आईडी प्रूफ जितना भी वो सीआईएसएफ को दिखाते थे, एक एक्रेलिक शीट के थ्रू दूर अलग अलग जगह खड़े होंगे और वो दिखाया जाएगा। जो स्टैंपिंग होती थी बोर्डिंग कार्ड पे, उसको सर्वेलेंस कैमरे से उसकी आइडेंटिटी को चेक करके और उनको जाने दिया जाएगा। बोर्डिंग कार्ड में स्टैंपिंग नहीं होगी। सैनिटाइजर्स के यूज़ के लिए एनकरेज किया जाएगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 66,330 हो गई है। इसी के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 48,533 हो गई है। कोविड से भारत में अभी तक 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 52,05,000 के पार पहुंच गई है। इस महामारी से 3,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में इस महामारी से 15,99,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक देश में 3,30,890 मामलों की पुष्टि की है। ब्राजील में कल 1,001 मरीजों की मौत हुई। ब्राजील में कोरोना के कारण अब तक 21,048 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर साओ पाउलो में फॉर्मोसा सेमेट्री के खुले मैदान में शवों की कतार लग गई है। साओ पाउलो में अब तक कोरोना संक्रमण से 5,558 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रियो डी जेनेरियो में 3,412 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की कोरोना महामारी को सही तरीके से रोकथाम नहीं करने के लिए लगातार आलोचना हो रही है। कोरोना संकट के बीच 2 स्वास्थ्य मंत्रियों के अलावा कई सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों ने भी इस्तीफा दे दिया है। और ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी के बीच ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा कि 8 जून से जो भी व्यक्ति ब्रिटेन आएगा उसे 14 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। ब्रिटेन में इस समय कोरोना वायरस से 2,55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 36,000 के पार है। स्पेन में कोरोना वायरस के मामलों के बीच सरकार ने मैड्रिड और बार्सिलोना में 25 मई से लॉकडाउन प्रतिबंध को कम करने की योजना बनाई है, जिसमें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन रखते हुए रेस्टोरेंट को फिर से खोला जाएगा। स्पेन में कोरोना से 2,34,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 28,000 के पार है। और रूस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि देश में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 150 मौतें हुई हैं। रूस में अब तक कुल 3,26,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि 3,249 पीड़ितों की जान गई है। इसी महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा। रूस के ज्यादातर हिस्सों में गत 30 मार्च से लॉकडाउन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और सहयोगी संस्थाओं के नए विश्लेषण के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण खसरा, पोलियो और हैजा सहित कई बीमारियों के लिए दिए जाने वाले टीकाकरण कार्यक्रम में रुकावट आई है। इस कारण 1 साल से कम उम्र वाले लगभग 8 करोड़ बच्चों के जीवन को खतरा हो सकता है। कल जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 129 देशों में से आधे देशों में मार्च और अप्रैल महीने में टीकाकरण अभियान को कम कर दिया गया है या वहीं पर टीकाकरण कार्यक्रम हुआ ही
नहीं है। मार्च महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी के कारण टीकाकरण को कुछ दिन के लिए निलंबित करने का सुझाव दिया था। यूनिसेफ, सबइन वैक्सीन इंस्टीट्यूट और GAVI के साथ मिलकर तैयार किए गए रिपोर्ट के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण के जन अभियान को शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कोविड संक्रमण की स्थानीय फैलाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता और टीकाकरण अभियान के सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ के आधार पर देशों को कुछ खास जोखिम का मूल्यांकन करने की सिफारिश की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण खसरा जैसी वैक्सीन से रोके जाने वाली बीमारियों के खिलाफ दशकों से जारी टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति खतरे में है। और पाकिस्तान में विमान हादसे में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का ये विमान लाहौर से रवाना हुआ था और कराची के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिंध की स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दुर्घटना स्थल से अब तक 82 शव बरामद किए गए हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि सभी मृतक विमान में सवार यात्री हैं या उस क्षेत्र के निवासी भी इनमें शामिल हैं जहां ये दुर्घटना हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुर्घटना में बैंक ऑफ पंजाब के अध्यक्ष जफर मसूद सहित 2 लोग बचे हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने विमान दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और इस घटना की तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति शोक जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में विमान हादसे में लोगों के मारे जाने की खबर से आहत हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।